बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूं सुमेरा मिर्जा। रिजल्ट कार्ड में आज सबसे पहले हम बात करेंगे बजट 2021-22 की। आइंदा बजट में पीटीआई का ये दावा है कि तरजीहात को मद्देनजर रखा जाएगा। सबसे पहले सेहत को रखा जाएगा, फिर तालीम को कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा, फिर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की अगर हम बात करें तो 10 से 15% इजाफे की हम देख रहे हैं कि तजावीज़ सामने आ रही हैं। हर साल हुकूमत की तरफ से एक जुमला बोला जाता है कि आइंदा आने वाला जो बजट है वो अवाम दोस्त होगा। हमारा सबसे पहला सवाल हमारे पैनलिस्ट से यही होगा कि क्या बजट 2021-22 वाकई अवाम को रिलीफ देगा? अपने पैनलिस्ट का तारुफ करवाती चलो। सबसे पहले तशरीफ रखते हैं मेरे साथ सैयद शुएबुद्दीन साहब। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। सीनियर एनालिस्ट हैं आप। साथ ही तशरीफ रखते हैं फयाज वड़ाइच साहब, आप जर्नलिस्ट हैं। सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। हामिद खान अल-मशरकी साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी एनालिस्ट हैं। सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। शुएब साहब, आपसे शुरू करना चाहेंगे, क्या बजट 2021-22 वाकई अवाम को रिलीफ दे रहा है? देखिए, अभी तो इसके बारे में कुछ कहना मेरे ख्याल बहुत जल्दी है, क्योंकि आज अभी 5 तारीख हुई है, बजट ने 11 को पेश होना है। बिल्कुल। अभी तक सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं कि हर एक ये कह रहा है ये हो जाएगा, गवर्नमेंट अपनी तरफ से कह रही है, अपोजिशन कह रही है कुछ नहीं होगा। जो आपने अभी जो बताया कि सेहत नंबर 1 पे, तालीम नंबर 2 पे, तो इससे तो अच्छी बात कोई नहीं है कि सेहत 1 नंबर पे हो और तालीम दूसरे नंबर पे हो, बल्कि अगर ये दोनों बराबर कर ली जाएं फिर भी ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर है कि तालीम के ऊपर तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है। हम अभी भी अपने खित्ते में दूसरे मुल्कों से बहुत पीछे हैं। बिल्कुल ऐसे। हमारे यहाँ कहा यह जाता है कि 60% से ज़्यादा है। बांग्लादेश में अपना बहुत आगे जा चुके हैं हमसे, ठीक है। और न्यूजीलैंड अपना आपका श्रीलंका जो है वो तो 90+ है। एग्जैक्टली। तो हम बहुत पीछे हैं। और जो हमारे यहाँ जो पढ़ा लिखा है, जो पढ़ सकता है, उसको पढ़ा लिखा शुमार करते हैं। पढ़े लिखे से मुराद कोई MA पास या वो लोग नहीं है। ये सही। हमारे यहाँ चूँकि नौजवान नस्ल ज़्यादा है, बुज़ुर्ग कम हैं, इसलिए भी पढ़े लिखे ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि हमारी जो पिछली नस्ल थी वो कम पढ़ी लिखी थी बेनिस्बत आज के नौजवान। सही सही। बाकी है, आपने कहा तनख्वाहें, तनख्वाहें तो लाजमी बढ़नी चाहिए। कल भी यही बात हुई थी, तो मैंने उस पर भी यही कहा था कि तनख्वाहों के मामले में पीपल्स पार्टी सबसे अच्छी जमात रही थी, क्योंकि उसके बाद इसहाक डार को भी तनख्वाह बढ़ाते हुए बहुत तकलीफ होती थी, वो 10% बढ़ाया करते थे। ऐसा ही है। अगर इन्होंने बढ़ानी है तो जो पिछले 2 साल नहीं बढ़ाई उनके भी 10% लगाएं, तो अब लाके या तो 30 करें या 25 करें, ठीक है। वो 10% भी देना ही है जो इन्होंने बढ़ाए नहीं थे। अगर आज हालात बेहतर हो गए हैं और 4% पे हमारी ग्रोथ आ गई है, तो वो जब माइनस थी उसको अब बेहतर कर लिया गया, तो उसमें तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, ठीक है। तो या और नंबर सबसे उससे भी ज़्यादा अहम बात है, महंगाई कंट्रोल की जाए। चीनी की कीमत क्यों नहीं कंट्रोल करते? बिल्कुल। माफिया को कुचला क्यों नहीं गया? तरीन साहब को वक्त क्यों दिया जा रहा है? और अकेले तरीन साहब तो नहीं है, यहाँ तो एक लंबी लाइन है। बिल्कुल ऐसे। वो पीपल्स पार्टी के मालकान है, चाहे जरदारी साहब हों, चाहे उनके बड़े बड़े चीदा लीडर हों, सब मिलों के मालिक हैं। सही। नून में भी जो जितने बड़े लीडर हैं, और फिर हो सकता है यही रीजन हो जो आप कह रहे हैं। पीटीआई कौन सा पीछे है? बिल्कुल सही। पीटीआई के अंदर भी बड़े लीडर जो हैं वो शुगर माफिया में शामिल हैं। अब अभी तक उस बारे में हमें कुछ नजर आया। ठीक है। आटा के ऊपर भी अभी तक शोर बड़ा मचा था, गंदम माफिया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हमें इन माफियाओं को कुचलना है। ठीक है। इन माफियाओं को रोके बगैर, इनको कंट्रोल किए बगैर आवाम को सस्ती रोटी या सस्ता खाना या सस्ती साहब, आपका महंगाई खत्म नहीं की जा जवाब सकती। हाँ है या ना है? रिलीफ मिल रहा है, चांसेस है या नहीं है? उम्मीद है, चांसेस नहीं है, उम्मीद है कि हमें कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल सही है। फयाज साहब, आप क्या फरमाएंगे इस बारे में? शुमारा किस जमाने की बात करती हो, वो कहते हैं दिल जलाने की बात करते हो। हमारी लोगों का मजाज बन गया है, कहाँ अच्छी खबरें, कहाँ रिलीफ। हमें तो रोज़ाना यही खबर मिलती है कि पेट्रोल महंगा हो गया है, दूध महंगा हो गया है, दवाइयाँ महंगी हो गई हैं, सब्जियाँ महंगी हो गई हैं, गोश्त महंगा हो गया है। हमारी कौम तो मजाजन आदी हो चुकी है बुरी खबरें सुनने, बुरी खबरें सुनने के हम आदी हो चुके हैं ना। तो वैसे भी आपको पता है कि जो जैसे पेट्रोल महंगा होता है, तो कुछ चीज़ें जो सारा साल या पिछले 2 साल के दौरान चीज़ें महंगी हुई हैं, अगर ये कुछ रिलीफ दें भी, मसला तो यह है वो कीमत तो वापस नहीं आएगी।
जहाँ अगर पेट्रोल महंगा हुआ है और अगर किराए बढ़े हों तो किराए तो वापस नहीं आएंगे, बिल्कुल ऐसे या ही है। दूसरी खाने पीने की चीज़ों पर जो कीमत का असर पड़ा है वो कीमत तो वापस नहीं आएगी ना। तो ये बुनियादी तौर पे मसला तो यह है कि जो महंगाई होगी है वो तो रहेगी वहीं पे, ठीक है ना। अब यह है कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब समझते हैं और उनकी ये माशी टीम समझती है कि उन्होंने कुछ अचीव कर लिया है, उनकी जेब में पैसे आ गए हैं, तो वो किस तरह रिलीफ देते हैं, किस तरह प्लान करते हैं, ये सारी चीज़ तो बजट में नज़र आ जाएंगी कि वो कैसे फेवर करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकारी मुलाजमीन को जहाँ तक तल्लुक़ है कि 10% या 15%, देखें PTI ने पिछले 3 साल में सरकारी मुलाजमीन की सूबा पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी और मरकज़ की सतह पर भी तनख्वाहें बजट में नहीं बढ़ाई। तो अगर मेरे ख्याल में 10% या 15% बढ़ाते हैं तो ये भी कोई रिलीफ नहीं है। तो मेरा अपना ख्याल है कि हुकूमत के पास कुछ ज़्यादा देने को नहीं है और बिल्कुल ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए। महंगाई का जो तूफ़ान आया हुआ है उसमें थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा। अब हाँ, यही रिलीफ हो सकता है कि अगर ये थोड़ी सी महंगाई कम करें। महंगाई ज़्यादा होगी लेकिन ये इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए और ये दिलों को मुतमईन नहीं करना चाहिए कि कोई रिलीफ मिलेगा। मैं नहीं समझता कि इस बजट में आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा। थोड़ा सा अलबत्ता हुकूमत कोशिश करे तो बोझ कम कर सकती है, रिलीफ नहीं मिलेगा। हामिद खान मशरकी साहब, आप क्या कहते हैं? थैंक यू वेरी मच सुमेरा। देखें, बात ये है कि रिलीफ की बात जब हम करते हैं ना, तो जितनी आवाम इस वक्त पिसी हुई है, जितनी आवाम पिछले 2-2.5 साल में महंगाई के हाथों परेशान है, मैं समझता हूं कि इस वक्त तो तिनके का सहारा भी मिलेगा तो वो उसको रिलीफ ही लेंगे। सबसे अहम बात ये है। देखें, बात ये है कि जब बात पेट्रोल की होती है, आटा चीनी की बात होती है, जब अशिया खुर्दोनोश की बात होती है, हर चीज़ की कीमतें जो हैं वो बहुत बड़ी हैं। ठीक है, हमने दूसरी तरफ देखा कि फल और सब्जियों की कीमतें सीज़न के हिसाब से नीचे भी आई हैं, लेकिन हुकूमत की ज़िम्मेदारी जो है ना वो बड़ी क्लियर है और वो ये है कि देखें, हुकूमत को आवाम को रिलीफ देना लाजमी है। अगर PTI ये प्लान करती है, हमने पिछले दिनों देखा प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीर में कहा जी कि हम अपने अगले 5 साल में इससे भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। ये बात इस बात से मशरूत है कि क्या ये अगला इलेक्शन जीतेंगे, और अगला इलेक्शन जीतने के लिए आवाम को रिलीफ देना, आवाम में दोबारा से अपनी मकबूलियत हासिल करना और बरकरार रखना बड़ा ज़रूरी है आवाम के लिए। देखें, हमारा जब बात होती है कि जी जो है सर्कुलर डेट कम हो गया है, फिजिकल डेट कम हो गया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं अगर नीचे एक रेडी वाले से जाके पूछूंगा तुम्हें फिजिकल डेट का पता है, तो वो मेरा मुंह देखने लग जाएगा। मैं उससे पूछूंगा सर्कुलर डेट बढ़ रहा है, तुम्हें उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो मेरा मुंह देखेगा। लेकिन मैं अगर उसे ये कह दूँ कि यार आज जो लहसन है वो 150-200 रुपए किलो मैंने खुद देखा है, तो वो भागेगा कि जी कहाँ मिल रहा है इतना सस्ता। तो इस हवाले से आवाम को ऑन ग्राउंड रिलीफ देना बड़ा जरूरी है। पेट्रोल की कीमतों पे गवर्नमेंट को चाहिए किसी ना किसी तरह कोई खुशखबरी दे, आटा चीनी की कीमतों में खुशखबरी दे, रिलीफ दे। देखें, अगर आप प्राइस को कंट्रोल करते हैं और हुकूमत अगर अपना सरप्लस थोड़ा बहुत जो उसके अदाद शुमार के मुताबिक उसके पास अवेलेबल है तो उस पर सब्सिडी दे, आवाम को डायरेक्ट सब्सिडी दे, तो ही जो है ये महंगाई का जो जिन है ये बोतल में बंद किया जा सकता है। दूसरी जानिब मैं ये कहूँगा कि जी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें तो लाजमी बढ़ाई जाएंगी, लेकिन आपने देखा कि कुछ महीने ही पहले ही जिस तरह सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाज करके डी चौक पे जिस तरह मुजाहरा करके ज़बरदस्ती तनख्वाहें बढ़ाई, तो हुकूमत ने उस वक्त उनसे ये इन राइटिंग में लिया था कि हम आइंदा आने वाले बजट में फिर आपकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाएंगे, ये जो आप 3-4 महीने पहले बढ़ा रहे हैं। तो हुकूमत के पास ये जस्टिफिकेशन है कि वो फेडरल के मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ाए और ये बता दे कि हमने 25% तक बढ़ाई हैं ग्रेड 16 तक के ऑफिसर्स की। बिल्कुल सही। आखिरी बात जो है वो ये है कि अब वक्त लाजिम और फाइनल मोमेंट्स हैं। PTI की गवर्नमेंट ने आगे इलेक्शन के लिए भी जाना है। PTI की गवर्नमेंट के पास सिर्फ 2 बजट हैं देने वाले, ये और अगला बजट। उसके लिए परफॉर्मेंस दिखाना जरूरी है और रिलीफ किसी ना किसी सूरत जरूर मिलेगा। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, हमने देखा कि कुछ अर्सा कबल बनने वाली PDM जो है हुकूमत के खिलाफ इकट्ठी हुई और वो एक पेज पे तो न रह सके, बल्कि ऐसा हुआ कि PDM में जो बड़ी 2 जमातें थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो एक दूसरे के खिलाफ नजर आई। गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक मीडिया टॉक की जिसमें उन्होंने कहा कि रायवंड के वजीर आजम को रिलीफ दिया गया है, उन्हें बैरून मुल्क भेज दिया गया जहां पिछले कई अरसे से उनका कोई इलाज नहीं चल रहा है, लेकिन उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। और अगर नून लीग की बात की जाए तो वो भी इसी तरह के शिकवे करते दिखाई देते हैं हुकूमत से। और अगर प्राइम
मिनिस्टर साहब की बात करते हैं तो वो अपने हर बयान में यही बात करते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। हमारा दूसरा सवाल यही है, क्या हुकूमत की तरफ से ऑपोजिशन को कोई रिलीफ मिल रहा है? शुएब साहब देखें, अपोजिशन कुछ अरसे पहले इकट्ठी हो गई थी, लेकिन अब शायद मिसाल किसी को अच्छी ना लगे, लेकिन इसमें सूरत हाल ये है कि जूतियों में दाल बट रही है। सही। एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं और फिर पूछते हैं लगाया महसूस किया है। मतलब बात ये है कि दोनों ने गवर्नमेंट से ज्यादा रिलीफ लेने की कोशिश की है। ठीक है। कहाँ गए वो जरदारी साहब, वो फरियाल तारपुर जो हर महीने में 4 दफा इस्लामाबाद आया करते थे Exactly, हाजिरी लगाने के लिए, कहाँ है वो? बिल्कुल सुकून से बैठे हुए अपने घरों में ना। तो ये बगैर किसी उसके रिलीफ दिए मिल गया रिलीफ। इनको कुछ दिया है तो कुछ लिया है। सही। मुस्लिम लीग नून जो है, ख्वाजा साद कहाँ है आज? सुकून से घर बैठे हुए हैं ना। उनके और लोग भी, माना कि जावेद लतीफ अंदर हुए हैं, पर जावेद लतीफ ने जो कहा था वो पाकिस्तान ना खपे वाली बात बिल्कुल थी। ऐसे ही। वो कोई किसी के जाती उस पर नहीं हुए थे, वो पाकिस्तान के ऊपर बात करके अंदर हुए हैं। उनको तो अंदर ही रहना चाहिए मेरे ख्याल में। सही। ऐसी बात ना, मुझे जरदारी अच्छा लगा था उस वक्त जब उसने पाकिस्तान खप्पे कहा था बेनज़ीर की मौत पे। बिल्कुल। एक ऐसे वक्त में जबकि सिंध के अंदर आग लग रही थी, रेलवे इंजन जलाए जा रहे थे, गाड़ियों को आग लगाई जा रही थी, हर चीज तबाह की जा रही थी फेडरल गवर्नमेंट की। उस वक्त जरदारी ने आके पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था। सही। मुझे वो अच्छा लगा था। लेकिन अगर पंजाब से कोई शख्स ना खप्पे कहेगा तो फिर उसको जेल में ही जाना चाहिए, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि पंजाब इन सब इकाइयों को इकट्ठा रखता है। सही। पंजाब का किरदार बड़े भाई का है। पंजाब में से को, और वो भी मुस्लिम लीग का कोई बंदा ऐसा कहे मुस्लिम लीग का पाकिस्तान बनाने वाली जमात है, सही। कायदे आज़म की जमात है। और ये बदकिस्मती है कि आज नून लीग के जो है वो आज जनाब नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के हत्थे चढ़ गई है। ये एक बदकिस्मती है, वरना तो जितने मुझे कोई बता दे कि इनके ख़ानदान के हत्थे चढ़ने से पहले कभी नून लीग के ऊपर या बल्कि मुस्लिम लीग के ऊपर कभी करप्शन के लीडरों पे ऐसे इल्ज़ामात रहे थे बिल्कुल ऐसे जो आज हैं। तो ये इंजॉय कर रहे हैं, दोनों तरफ से रिलीफ भी ले रहे हैं। अपना जनाब शहबाज साहब कैसे बाहर बैठे हैं, बिल्कुल। हमजा साहब कैसे बाहर बैठे हैं। ये पंजाब जो हाई कोर्ट से वो इनको कहते हैं रिलीफ मिल हमारे ऊपर जाता कोई है, इल्जाम साबित ही नहीं हो इल्जाम साबित नहीं हुआ, यहाँ पेशियां नहीं होती। राणा सनाउल्लाह साहब ने आज तक केस चलने नहीं दिया। बिल्कुल ऐसे ही। केस चलेगा तो कुछ सजा होगी ना, कोई बात होगी। सही। आप केस ही नहीं चलने देते हैं, आप अदालतों में पेश नहीं होते हैं। आपका वकील इस्लामाबाद चला जाता है, जूनियर वकील पेश हो जाता है, फिर 1 महीने की तारीख मिल जाती है। सही। तो ये तो बात तो वही है, तारीख पे तारीख लेते जाते हैं। मकसद यही होता है कि या इस दौरान में हमारा कोई डील हो जाए, सही। या ये गवर्नमेंट का वक्त गुजर जाए तो फिर हम कोई अपना यानी ठिकाना कर ऑपोजिशन लेंगे। की दोनों बड़ी जमातें जो है वो रिलीफ बिल्कुल रिलीफ लेके बैठी हैं। बिल्कुल ठीक। फयाज साहब क्या कहेंगे आप? इत्तेफाक करते हैं आप शुएब साहब से? शोएब साहब बड़े दरवेश आदमी हैं। कहते हैं थप्पड़ मार के एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि कैसा लगा। हालांकि थप्पड़ मारकर पूछने की ज़रूरत पेश नहीं आती, थप्पड़ खुद ही अपना जायका बता देता है। तो पीडीएम के हवाले से मैं कहूँगा कि ये तो वो लोग हैं जिन्हें अगर थोड़ा सा अदबी ज़बान में कहा जाए कि हम तो मिले ही थे बिछड़ने के लिए ना, ये मिले थे और बिछड़ गए। लेकिन अब ये बेवकूफ़ की तरह और दीवानों की बातें कर रहे हैं। जैसे रात को बिलाल ने बड़ी पुरजोर प्रेस टॉक की, उसको कहा देखे जी नवाज शरीफ को और उनकी टीम को उनको रिलीफ मिल रहा है, उनको बाहर भी इलाज के लिए जाने दिया गया। हालांकि वही बंदा है जिसने पहले कहा था कि नवाज शरीफ को दुनिया का बेहतरीन इलाज मिलना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़े सियासी लीडर हैं। और इसी तरह जो नून लीग के लीडर हैं वो कह रहे हैं कि देखें जी बिलावल लाडला है, बिलावल को रिलीफ मिल रहा है। एक्चुअल पोजीशन है ये दोनों को समझ नहीं आ रही, दीवाने बने हुए हैं और दोनों मार खा रहे हैं, रिलीफ किसी को नहीं मिल रहा। अच्छा। पीपल्स पार्टी वाले भी सारे काबू में हैं, सारे खुर्शीद से अंदर हैं, जरदारी साहब अंदर रहे हैं, कौन सा पीपल्स पार्टी का सुकून में है। इसी तरह जो नून लीग का लीडर कौन सा जो है वो अंदर नहीं गया, मियाँ साहब गया, शहबाज शरीफ का वो अपना उनका हमजा बेटा गया, इनको सुकून क्या। एक्चुअली दोनों पार्टियों को कोई सुकून या दोनों ज़ेरे ताब हैं और दोनों को एनआरओ नहीं मिल रहा। दोनों ये मत सोचें कि उसको मिल रहा है, ये दोनों इस प्रोपेगेंडा में दोनों बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है। वो दोनों को मार रहे हैं, खान साहब कप्तान है ना, वो दोनों तरफ से इन्हें खेल रहे हैं। वो बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं, वो बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रही अकल के अंदों को कि ये मार पा रही है। तो ये इन दोनों को एनआरओ नहीं मिलेगा और ये लड़ते रहेंगे और दोनों का नुकसान होगा। हाँ ये है कि अल्लाह करे इनको कहीं से कोई फूंक लग जाए
तो उसका ना असर हो जाए तो कोई रिलीफ मिल जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि दोनों पार्टियों को मैं इसके हवाले से कहूँगा दोनों को रिलीफ दोनों नहीं को मिल रिलीफ नहीं मिल रहा। हामिद खान मशरिकी साहब, आप क्या कहेंगे? शेख साहब कहते हैं रिलीफ मिल रहा है, जो सिनेरियो उन्होंने बयान किया, और फयाज साहब कहते हैं कि नहीं मिल रहा, जो सिनेरियो उन्होंने। आप किससे इत्तेफाक करते हैं इन दोनों? मैं सुमेरा, दो दरवेशों के बीच में क्या बात करूं? मैं नहीं, ये नहीं, सोच अब रहा हूं। आप पे डिपेंड करता है, जिस तरफ आप जाएंगे परिणाम वो भारी हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, दोनों ने अपने अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है, दोनों की बात ठीक है। ठीक है। लेकिन मैं इसमें ये कहूँगा कि बिलावल साहब ने इस तरह का बयान देकर ना, पीपल्स पार्टी जो पहले ही पंजाब के अंदर एक तरह से बेनामी का हो रही है शिकार, उसको मज़ीद गहरा कर दिया। मैं पीपल्स पार्टी को अगले इंतखाबात में पंजाब में उभरता हुआ देख रहा था। इस तरह का इलाकाई और सूबाई तासुब की और सबियत की बुनियाद पर बयान देकर बुनियादी तौर पर उन्होंने नून लीग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि ख़ुद पीपल्स पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचेगा। ठीक है। और आप अगर समझें तो यही सूरत हाल नून लीग के साथ है। बदकिस्मती से पाकिस्तान की दो बड़ी जमातें अपने अपने सर्वाइवल और बका की जंग लड़ रही हैं। सही। दोनों जमातें अपने अपने सूबों तक महदूद होकर रह गई हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब तक, वो भी वस्ती पंजाब तक और शुमाली पंजाब तक, जनूबी पंजाब में भी नहीं रह गई। इसी तरह जो पीपल्स पार्टी है वो कराची और हैदराबाद को निकाल कर अंदरूनी सिंध तक महदूद हो गई है। अगले इलेक्शन में इनके लिए अपनी बका कायम रखना मुश्किल हो गया है। इस सूरत हाल के अंदर मैं फयाज वड़ाई साहब की बात जो है उसमें हाँ मिलाऊंगा कि इमरान खान ने वाकई ही वज़ीर आज़म ने इनको जो है वो नाको चने चबवा दिए हैं। वजह यह है कि उन्होंने दो चीज़ें की हैं। एक तो चीज़ ये है कि उन्होंने ये फैसला किया है कि मैंने अपने कंधे पर रख कर रिलीफ नहीं देना, अगर रिलीफ मिलना है तो फिर वो कहीं और से लें। ठीक है। और इस बात का इमरान खान साहब ने बरमला इजहार किया नवाज शरीफ साहब के जाने के हवाले से। जाने के बाद भी आपको याद होगा कि जी मुझे मिसगाइड किया गया, उसकी शीरी मजारी की आंखों में आंसू आ गए, और डॉक्टर यास्मीन ने रिपोर्ट उन्होंने की, और ये वो तो इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर का स्टैंड जो है वो पॉपुलर हो रहा है, पब्लिकली पॉपुलर हो रहा है कि यार इमरान खान रिलीफ नहीं देना चाह रहा। अगर ये रिलीफ ले रहे हैं तो ये अपने जराए से ले रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अब रिलीफ देना जो है वो पीटीआई के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। अच्छा। आपने अगले इलेक्शन में जाना है, आपने सारा कुछ करना है, आप इसमें रिलीफ दे के उनको मजबूत कर देंगे। नवाज शरीफ साहब को जिन शराइत पर और जिन बातों पर रिलीफ दिया गया उस पर भी उन्होंने अमल नहीं किया रवायती तौर पर, जहां उनका माजी भी इसी बात का गवाह है कि वो बहुत सारी चीज़ों पे मुआहदों पे अमल नहीं कर पाए। उन्होंने एक बार फिर वही किया, और इसी वजह से मरियम बीबी जो है उसी मुआहदे का समझ लें या उसी अंडरस्टैंडिंग के दूसरे हिस्से में नहीं जा सकी भाई। ये सारी सूरत हाल दो बातें वाजे करती है। एक ये कि पीटीआई और खसूसन वज़ीर आज़म इमरान खान जो जहांगीर तरीन साहब के सामने भी खड़े हो गए रिलीफ ना देने के लिए, आप कैसे समझ सकते हैं कि वो पीपल्स पार्टी या नून लीग को रिलीफ देंगे? और दूसरे एंड पे बिलावल इस तरह की सूबाई सियासत करके कुछ नहीं कर रहे, पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इससे भी इनकार नहीं कि जिस अंदाज का रिप्लाई मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की तरफ से आ रहा है बिलावल के बयानात पर, वो खुद इस बात की गम्माजी करता है कि पीडीएम की वो जो हंडिया है वो बीच चौराहे में फूट गई है, और पीडीएम जो है वो तिनका तिनका और उसका शिराजा बिखर गया है। मजबूती हुई है तो पीटीआई की, फायदा हुआ है तो पीटीआई को, और रिलीफ मिला है तो मैं समझता हूं कि डायरेक्ट रिलीफ अब किसी को नहीं मिलेगा, और जो माजी में मिला है उसकी और वजूहात थी। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, मीडिया की अगर हम बात करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी है सही खबर को आवाम तक पहुंचाना, आवाम के जो मसाइल हैं उनकी निशानदही करना ताकि वो हल हो सके। इसी तरह दूसरी तरफ सियासी ऐवानों में जहां अवामी मसाइल को लाकर उनके हल की डिस्कशन होनी चाहिए, वहां भी हमें ये चीज़ नज़र नहीं आती। दोबारा बात करेंगे मीडिया की, तो मीडिया की जिम्मेदारी भी यही है कि उन्हीं मसाइल को हल किया जाए या फिर उनकी कम से कम निशानदही की जाए। लेकिन वहाँ सियासी मसाइल डिस्कस हो रहे होते हैं। रेटिंग की दौड़ में और पॉलिसीज़ की जंजीर में बंधा हुआ जो मीडिया है, क्या वो अवामी मसाइल की सही तस्वीर पेश कर रहा है? सवाल सबसे पहले शेख साहब आपकी जानिब। मेरा ख्याल है सच यही है कि मीडिया अपना किरदार ईमानदारी से सही तरीके से अदा नहीं कर रहा। ठीक है। मीडिया का काम है कि जो माशरा है उसके अंदर जो गलत हो रहा है उसको सामने लाना, ताकि उसकी तस्हीह कर ली जाए, उसकी दुरुस्तगी कर ली जाए। ठीक है।
अब वो चाहे महंगाई है, चाहे गवर्नमेंट की गलतियां हैं, चाहे अपोजिशन की गलतियां हैं, सबको सामने लाना चाहिए। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर मीडिया पर कब्जा हो गया है सियासतदानों के हवाले से प्रोग्रामों का। बिल्कुल ऐसा ही। हर प्रोग्राम में जो शाम 7 बजे शुरू होता है, रात 12 बजे तक चलता है, माजरत 11 से 12 तो खैर अब वो जरा इंफोटेनमेंट। हाँ जी, वो ढोल ढमका शुरू हो जाता है, ढोल आ जाता है। हाँ जी, वो लेकिन उसके अंदर लैंग्वेज बहुत जरा दुरुस्त होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ लैंग्वेज का उसमें बहुत, लेकिन जो लोग वहां पर बैठे होते हैं शेख साहब, उनके हिसाब से वहां पर लैंग्वेज दुरुस्त है। उनके हिसाब से दुरुस्त है, लेकिन हमारे हिसाब से जो घरों में बच्चे देखते सही, हैं, सही, सही। जो हम जिस माशरे में रह रहे हैं और जिस माशरे को हमने अपनी इस उम्र में आज तक देखा है, बिल्कुल। उसके हिसाब से वो दुरुस्त नहीं है। ठीक हो गया। तो 7 से लेके 11 बजे तक जो प्रोग्राम है, आप शुरू हो जाइए। एक ही इशू होता है, उसी इशू पे 7 बजे किया जाता है, उसी इशू पे 8 बजे प्रोग्राम होता है, फिर 10 बजे होता है। तो ये एक ज्यादती है। और रही सही कसर, खबरों में भी वही पूरी कर दी जाती ठीक है। कह रहे हैं आप, बिल्कुल। मतलब है, आप क्यों नहीं दिखाते कि आज सब्जियां सस्ती हो गई हैं। ये तो कह दिया जाता है कि महंगी हो गई हैं, लेकिन जब वो चीज़ सस्ती होती है, आज इस वक्त बाजार में, जैसे अभी मशरकी साहब ने कहा, बहुत सारी चीज़ें सस्ती हुई हैं, सब्जियां फल वाकई सस्ते हुए हैं, सारे नहीं, लेकिन बहरहाल बाजार में सस्ता फल और सब्जी अवेलेबल दस्तयाब है। ठीक हो गया। अभी रमज़ान में हमने शोर मचाया था, उस शोर मचाने का फ़ायदा क्या हुआ? वही लीमू जो कि रमज़ान से पहले 100-150 रुपये किलो था, रमज़ान में 500 रुपये किलो तक बिका। बिल्कुल ऐसा ही। फ़ायदा क्या हुआ उस शोर मचाने का कि अगर वो चीज़ें सस्ती नहीं हो सकी। ये एक बदकिस्मती है कि हमारी जो इंतज़ामिया है वो अब मीडिया के कहे हुए को सुनती नहीं है। क्यों? नहीं करते। ठीक वो है। इसलिए कि हम एक दफ़ा कह के और दूसरे दिन कह के अपनी बात पे खामोश होकर बैठ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब हम उसमें नहीं आ गए कि अगर कोई आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा तो हमें उसको रिपीटेडली कहना है, सही। जब तक कि वो रिलीफ ना मिल जाए। गवर्नमेंट अगर बिजली महंगी कर रही है और बार बार महंगी कर रही है, चाहे वो इल्ज़ाम पिछली हुकूमतों पर लगाती है कि उन्होंने महंगे बिजली के मुआहदे किए और हमें वो बिजली खरीदनी पड़ रही है जो कि हमारे मुल्क की ज़रूरियत के लिए नहीं थी। ज़्यादा है, 10,000 मेगावाट ज़्यादा है वो बिजली हमारी ज़रूरत से। बिल्कुल ठीक है। और वो महंगी बिजली हम खरीदते हैं, लिहाजा वो हमें 1500 अब बिलियन अदा करना पड़ रहा है साल का। ऐसा ही। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर गवर्नमेंट को और अपोजिशन को फिर ला के बिठाएं, शिकंजे में बिठाएं, अवामी मसाइल के ऊपर वहां बहस हो, एक लंबी बहस हो। ठीक हो गया। वो आधे घंटे में उसमें कुछ नहीं बनता, जो कि मीडिया पे नहीं हो रहा। 2 वक्फे आ जाते हैं, लॉन्ग डिबेट करें ना। फिर अगर पूरी मसले का हल करना है, 4 हुकूमत के बंदे बिठाएं, 4 इधर उसके अपोजिशन के बिठाएं, ठीक हो गया, और उनको फिर आपस में बैठ के बिल्कुल उन्हीं सियासी लोगों को अवामी मसाइल के अंदर इन्वॉल्व किया जाए। 3 से 4 घंटे में जवाब दें वो उसका। बिल्कुल सही होगा। फयाज वड़ाई साहब, शेख साहब तो कहते हैं बिल्कुल नहीं हो रहा, मीडिया जो है सही तस्वीर पेश नहीं कर रहा है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? शेख साहब मीडिया के आदमी, शेख साहब इनसे बेहतर कौन जानता है। सुमेरा, मैं समझता हूँ कि एक ज़माना था, मेरे साथी इस पर इतफाक करेंगे, कि कहते थे बादशाहों की कहानियाँ सुनी जाती हैं, बादशाहों की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, बादशाहों के दुख और सुख वही आवाम को, राया को सुनाए जाते थे। जी। तो आज का जो डिजिटल मीडिया का दौर है, आज भी मैं समझता हूँ कि हम वहीं बैठे हुए हैं, हम बादशाहों की कहानियाँ बयान करते हैं। रात को आप बैठ जाए ना सारे चैनल्स पे, वो बादशाहों का जिक्र हो रहा है, किसी बादशाह के अच्छे काम बताया जा रहा है, किसी के बुरे जा रहे हैं, कोई बादशाह बीमार है, कोई बादशाह तंदुरुस्त है, कोई बादशाह खैर, सब बादशाहों की कहानियाँ चल रही हैं। एक्चुअली मीडिया का जो नहीं रोल अदा कर रहा, मीडिया का काम है रहनुमाई करना। जो मेन काम अपना मीडिया नहीं कर रहा वो लीडरशिप है। मीडिया लोगों को गाइड नहीं कर रहा, ट्रेन नहीं कर रहा। ठीक है। मीडिया को कोई भी खबर देते हुए, कोई भी बात करते हुए, कोई प्रोग्राम करते हुए ये सोचना चाहिए कि इसका कितना गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, आप वैक्सीन के हवाले से एक खबर आई कि ये 2 साल जिन्होंने लगवाई है, 2 साल बाद उनकी जान को खतरा हो सकता है, तो मीडिया ने बगैर सोचे समझे इसको दे दिया, चला दिया उन्होंने। अब कुछ लोगों ने इसका बुरा असर लिया, कुछ ने फौरी तौर पर असर लिया, तो कितनी एक मुश्किल सूरत पैदा हो गई लोगों को समझने समझाने में। तो मैं समझता हूँ कि मीडिया को लीड करना चाहिए, गाइड करना चाहिए, और जब खबर आए तो खबर देने से पहले सोचना चाहिए कि हम ये खबर ऐसी तो नहीं चला रही जो कुछ लोग नहीं समझ बूझ रखते, जिनके पास इतनी विजडम नहीं है, वो इसका नेगेटिव असर ना ले जाए। जब ले जाएंगे तो फिर मीडिया, अगर एक बंदा भी मीडिया की किसी गलत खबर के मुतासर होता है, तो मैं समझता हूँ कि मीडिया का रोल जो है वो फिर कौम को गाइड नहीं कर रहा। बहुत सारी चीज़ों पे मीडिया को थिंक ओवर करने की ज़रूरत है। सिर्फ रेटिंग नहीं बढ़ानी, सिर्फ खबर
और उसका मतलब लोगों से मज़े नहीं लेने खबर देकर और इस तरह की बातें नहीं करनी। और अब तो ये हाल हो गया कि जैसे शोएब साहब कह रहे थे, अब तो जब प्रोग्राम शुरू होता है तो लोग कह देते हैं ये बंदा उसका हमी है, ये बंदा उसका हमी है, ये बंदा Exactly. शक्ल से बता देते हैं, एंकर की शक्ल से और भी बता सकते चैनल्स भी कि ये जी। तो पीटीआई का इसको अगर चैनल है, मैं ये इसको अगर एंटी गवर्नमेंट जी है। अगर मैं इसको वाइंड अप करते हूँ तो मीडिया को इस तरह गाइड करना चाहिए कि अगर हुकूमत ने कोई अच्छा काम किया है तो 100% उसको हाईलाइट करें। बिल्कुल ठीक है। हुकूमतें भी अच्छा कर सकती हैं। हमारे मीडिया ने एक सोच लिया हुआ है कि हुकूमत पे तनकीद करनी है, हुकूमत कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि उनके जहन में यह है कि अगर हमने कोई अच्छा काम हुकूमत की तारीफ हो तो हमारी रेटिंग कम हो जाएगी। हो ठीक है ना। जाएगी। अगर अपोजिशन को अच्छी सजेशन दे रही है तो उसको हाईलाइट करें, कोई और इदारा जो है वो अच्छा काम कर रहा है उसको हाईलाइट करें। ठीक और मैं समझ मीडिया को जो गाइड करना चाहिए, आवाम को जो रहनुमाई करनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा कमज़ोर है, वो प्रॉपर लीड नहीं कर। बिल्कुल सही। दो जवाब आगे, दोनों जवाब नहीं में है। हामिद खान मशरक साहब, आप क्या कहते हैं? अगर इसमें एक जुमला मैं भी ऐड करना चाहूँ तो यही है कि अवामी मसाइल को तो कोई टॉपिक ही नहीं समझा जाता इन चैनल्स में। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि आप कुछ कंटेस्ट देखती हैं ना तो उसमें 3 स्टार्स होते हैं जब तीनों एक ही बात कर रहे हो। तो इस सवाल के जवाब में भी 3 स्टार है। स्टार्स ओके, डन हो ठीक हो गया। गया। यानी बिल्कुल तीनों का सही। जवाब तो नाम में है। अहम बात ये है जी। कि हम ये बात भूल गए हैं कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से येलो जर्नलिज्म परवान चढ़ रहा है। और आज से नहीं, पिछले 10-15 साल से। सही। जब से मीडिया ताकतवर हुआ है, मीडिया पॉपुलर हुआ है, तो मीडिया एक बेलगाम घोड़ा बन गया है। मीडिया के अंदर हम उन शख्सियात के नाम भी ले सकते हैं, आप भी जानती हैं, फयाज साहब बहुत अच्छी तरह से, जो खुद को किंग मेकर कहते रहे हैं, कहते हैं और समझते हैं कि जी हम हुकूमत गिरा सकते हैं, हम हुकूमत बना सकते हैं। देखिए, मीडिया का ये किरदार नहीं होता किसी भी तरह। दूसरी तरफ आएँ तो मीडिया का ये भी किरदार नहीं है कि वो कसीदा गो बन जाए। बिल्कुल सही। जिस तरह एक बार फिर मैं कहूँगा कि हम बात करते हैं ना, कसीदा गोई मीडिया का किरदार नहीं। मीडिया का किरदार है मुस्बत तामीरी तनकीद, बिल्कुल सही। जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। बिल्कुल सही। दैट इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ ए जर्नलिस्ट। बैलेंस्ड हो जो। हाँ, बिल्कुल क्योंकि सही। वो पॉजिटिव क्रिटिसाइज करता है जिसके अंदर मुस्बत पहलू निकले। ठीक हो गया। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो रहा। तीसरी बात यह है कि मीडिया कमर्शियल हो गया है। देखें, जब आप कोई भी चीज़ कमर्शलाइज कर देते हैं, एज ए बिजनेस लेने लग जाते हैं, नफ़ा नुकसान देखने लग जाते हैं, सिंसेरिटी नहीं तो रहती। फिर असूल, जवाबित, कवायद, कवानीन ये बहुत जगह पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, पीछे रह जाते हैं। फिर आखिरी बात क्या है, मीडिया के अंदर जंग, एक दूसरे को नीचा दिखाने की, रेटिंग बढ़ाने के लिए आप कुछ भी दिखाने को तैयार हैं, हरासमेंट्स भी दिखाने को तैयार हैं, और आप जनाब आवाम को परेशान कुन खबरें देने को भी तैयार हैं। मतलब आपको याद होगा बदकिस्मती की इंतहा थी, बाद में क्रिटिसाइज किया गया कि जी उन्होंने, वो एक रिपोर्टर थे, उन्होंने अब्दुल सत्तार ईदी साहब की कब्र में लेट कर रिपोर्टिंग की और लाइव टेलीकास्ट हुआ। सही कह रहे हैं आप। यानी मतलब कमाल है। तो इस हवाले से मीडिया के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई ज़ाब्ता इखलाक बने, और ये ज़ाब्ता इखलाक पैमरा ने नहीं देना, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं देना, ये उन इदारों के जो अफसर, जो मालिकान हैं, और उसके साथ साथ जो उनके नीचे जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट सरबराहान हैं। देखें, अब बदकिस्मती है अगर उनको कुछ कंसीडर किया जाए जी तब। सुमेरा, बहुत सारे इदारे तो मतलब बहुत सारे कमर्शियल इदारों के वो मालिकान हैं और उन्होंने एज ए बिजनेस प्रोटेक्शन चैनल बनाए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो उन्होंने नीचे एक बड़ा नाम रखा हुआ है, तो उस बड़े नाम की जिम्मेदारी है कि आगे आए, एक अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट किस्म की चीज़ आए जिसमें पाकिस्तान की आवाम की हकीकी नुमाइंदगी की जाए, मसाइल की निशानदेही की जाए, और सबसे बढ़कर ये कि नेगेटिविटी को ख़त्म किया जाए। इसी नेगेटिविटी की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज ख़राब होता है। बिल्कुल सही है। मीडिया का काम होता है अपने मुल्क की इमेज बिल्डिंग और हकीकत को पेश करना। बिल्कुल सही है। यानी आवाम को अगर हम ये दिखाएंगे कि आपके मसाइल यहाँ पर डिस्कस हो रहे हैं और वो हल की तरफ जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आवाम उस चैनल को देखेंगे और जो रेटिंग वाला इशू है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अपने तमाम मेहमानों का। सैयद शोएबुद्दीन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। फयाज वड़ाई साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। हामिद खान मशरकी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।